जा रही जी। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य, वाच्य और काल। ये तीन टॉपिक अभी तक शायद हमने नहीं पढ़े हैं, तो अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है प्यारे बच्चों, एक बार थोड़ा कन्फर्म करो क्या हम ये तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं, वाक्य, वाच्य और काल। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक हो चुका है तो हम दोबारा से उसका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले बहुत सारे टॉपिक हमारे बचे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तो अब सीक्वेंस में टॉपिक आएंगे दोस्तों, और सीक्वेंस में टॉपिक आने का जी, तो अब सीक्वेंस में टॉपिक आएंगे दोस्तों, और वह सीक्वेंस में टॉपिक है पहले वाक्य कराएंगे, फिर वाच्य कराएंगे, फिर काल कराएंगे, और फिर होगा हमारा लिंग और वचन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं हुए जी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, हरिओम। नहीं हुए, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो अब तक हमने भाषा बोली, उपबोली वाला टॉपिक भी कर चुके हैं। हिंदी व्याकरण से तमाम टॉपिक हमने लिए हैं, चाहे वो विराम चिन्ह हो, और इसके साथ में संधि है, और वर्णमाला है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात है। ये है समास और कारक भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अब वाक्य, वाच्य और काल, लिंग और वचन, ये टॉपिक हमारे 5 इधर बचे हुए हैं ग्रामर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम फिर विलोम से पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और मुहावरे की कुछ पीडीएफ देंगे, कुछ प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके साथ साथ में फिर सब शक्ति वाला एक टॉपिक है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अगर कंटिन्यू हम 2 सप्ताह से 3 सप्ताह कंटिन्यू रहे तो उसमें हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कराएंगे हम पत्र लेखन। तो कुल मिला के ये है कि हमारा करीब करीब 70% से 75% हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 25 बचा है, जो आने वाले 15 दिनों में उम्मीद है कि वो सारा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे टॉपिक है आज का हमारा वाक्य, और वाक्य से जो क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चन आता है इसकी डेफिनेशन, यानी कि पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ प्रयोग करूं कै, इसके बाद मैं और इसके बाद ले, तो शब्द ये अपने आप में हमारा क्या कहलाया दोस्तों? ये वर्ण कहलाया। लेकिन अगर मैं इनको एक साथ लिख देता हूं तो ये वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? हमारा शब्द कहलाएगा। लेकिन इस शब्द के साथ में मैं कोई विभक्ति जोड़ देता हूं या किसी और शब्द का प्रयोग कर देता हूं, जैसे कमल का फूल, तो ये कमल के फूल क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे पद एक साथ प्रयोग कर देता हूं, कमल जल में खिलता है, कमल जल में खिलता है, तो प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाएगा? ये वाक्य कहलाएगा। इसको हम क्या कहलाएंगे? ठीक है। अब रोबिन जी एक बात बताओ, मैंने कई बार आपको भी समझाया, आप मेरे से बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट हो, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, मैराथन क्लास ऑनलाइन में देता नहीं हूँ बेटे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास मैराथन होती है, और फिलहाल वो आगरा में हो रही है। ठीक है, बाद में मेरठ में होगी, कानपुर में होगी, इलाहाबाद और लखनऊ होगी। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल मेरठ और आगरा में, तो ऑनलाइन कभी मैराथन नहीं देंगे। ठीक है ना, मैं देता हूँ यूट्यूब पे, मैं कम ही पढ़ाता हूँ जानबूझ के। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है सीरियस होके पढ़े, ऐसे नहीं कि जब मर्जी आए वो खोल के पढ़ लिया। तो एक फ्री पढ़ाना होता है, उसमें कुछ बच्चे तो बहुत कुछ सीख जाते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं सीखते, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं समझते। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारे जो मेहनत करते हैं, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, वो जो सीरियस बच्चे जो भर्ती होना चाहते हैं वो उन तक पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि 1 लाख भर्ती अगर हम नहीं करा पाए तो 50,000 भी अगर भर्ती बच्चों को करा पाए हम 1 साल में, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी संतुष्टि है। तो हम 1 लाख बच्चा पढ़ाना ही नहीं चाहते, हमें तो 50,000 भर्ती कराने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हरिओम जी उस चीज को केवल और केवल ऑफलाइन तक ही सीमित रखो। यानी दूसरा, रोबिन ने क्वेश्चंस किया, सर क्वालिटी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? अब बेटे मैं मैनेजर तो हूँ नहीं, आपको सबको पता है, मैं एक फैकल्टी हूँ, हिंदी का टीचर हूँ, कैसा पढ़ाता है वो आप लोग जानते हो। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज मत किया करो। ठीक है, जब किसी चीज का मेरे पास आंसर हो तो मैं तुरंत देता हूँ।
ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो क्लास रोक के मैं पहले आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। ली सर मेरी वीडियो नहीं चल रही है, सर क्वालिटी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है सर जी मेरा जो है ये ईमेल आईडी और पासवर्ड है, आप मेरा कोर्स वो एक्टिवेट करा दो। तो यार सुबह से शाम तक इस तरह के पता नहीं कितने क्वेश्चंस होते हैं, हम बोर हो गए हैं इस तरह चीजें। अरे ये काम बेटे उनका है जिनसे आपने कोर्स खरीदा, एक पॉइंट। अर्थात ये काम हमारे ऑलरेडी 10 से 12 काउंसलर काम करते हैं, आप उनके पास कॉल करोगे नहीं, टीचर ये काम कराएगा। तो थोड़ा सा तो सोच के काम किया करो, ठीक है। चलो तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा कमल जल में खिलता है, तो ये भी इसमें पद है दोस्तों, ठीक है। क्या है इसमें पद, ये भी क्या है पद, ये भी क्या है पद, इसमें ये भी क्या है पद, इसमें ये भी क्या है पद। तो ये जो पदों का जो योग है ना, पदों का जो सार्थक समूह है, उसी को प्यारे बच्चों हमने यहाँ क्या कहा है, वाक्य कहा है। ऐसे ही वहां पे लिखा है पदों का सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ वाला होना चाहिए। हाँ, रस भी खत्म हो गया, छंद भी खत्म हो गया। आप कहाँ सो रहे हो, इससे पिछली क्लास में छंद खत्म किया, उससे पहले भी छंद पढ़ाए थे, ठीक है। अलंकार कब का खत्म हो चुका है, इसीलिए तो गुस्सा आता है कि यार हमारे साथ ज्यादातर बच्चे इस तरह के जुड़ जाते हैं कई बैचों में कि जो खुद मेहनत नहीं करना, खुद इतने बिजी है कि पढ़ाई के अलावा सारे काम उनको पहले लगते हैं। अब बताओ, अभी आप इसका मतलब दीपक यादव आप 2022 में भर्ती होना चाहते हो, 21 में किसी और को मौका दोगे आप? जब आपको यही नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, तो घंटा भर्ती होंगे आप, ठीक है। तो 2023-24 की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। तो 21 में करो, बताओ। इसी तरह के बच्चे, गुस्सा आता है बेटे, मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ नौटंकी नहीं करता हूँ, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक चीजें सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, टॉपिक वाइज। अभी बोला ना आपको, देखो बेटे पहले हम वाक्य पढ़ेंगे, फिर वाच्य, फिर काल। मैं काली क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले दुनिया पढ़ा रही है, क्योंकि लोगों को सीक्वेंस से नहीं पता कौन से टॉपिक को पढ़ाने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को 100% चीजें समझ में आए। और उसके बावजूद आप इस तरह के काम करते हो। मैं ये सिर्फ समझाने के पर्पज से कह रहा हूं, आपकी बातों से मुझे कोई गुस्सा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा हर्ट हो, आपको लगे कि नहीं ये बात सर सही बोला। ये चीजें जब आपकी उम्र निकल जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ को कंटिन्यू करते जाओ, लेकिन सीक्वेंस में करते जाओ। ऐसे नहीं जब मन किया मैथ पढ़ लिया, जब मन किया हिंदी पढ़ ली। जब भी पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट को सीक्वेंस में पढ़ो। जिंदगी में एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये गलती आप सबसे ज्यादा कर रहे हो। ये क्या थे, वर्ण थे। ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्णों का सार्थक समूह शब्द हो गया। और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, शब्दों का सार्थक समूह पद बन गया। और ये पदों का सार्थक समूह क्या कहलाया, वाक्य। तो ये तो थी वाक्य की डेफिनेशन। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो आते हैं वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, वाक्य के भाग। और ये भाग अंग कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं वाक्य के, ठीक है। वो 2 भाग कौन से होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक क्या होता है, उद्देश्य। इस उद्देश्य को कहते हैं हम कर्ता। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है विधेय। क्या होता है, विधेय। और इस विधेय को हम कहते हैं क्रिया। यानी कि किसी भी सेंटेंस में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक तो कर्ता और दूसरा क्रिया। तो हम कर्ता क्रिया ना बोलेंगे, हम उद्देश्य और विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर एक और सीक्वेंस चीज आती है, और वो आता है उद्देश्य का विस्तार। क्या आता है, उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार किसे कहते हैं, कर्ता के लिए वाक्य में कर्ता के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। इसके बाद ऐसे इसमें होती है, ये 4th पॉइंट बनाया हमने, और ये कहलाता है विधेय का विस्तार। क्या कहलाएगा, विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार किसे कहेंगे, वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, वाक्य में क्रिया के लिए, वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द,
वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने आप में प्यारे बच्चों वो विधेय का विस्तार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विधेय का विस्तार। क्लियर? कैसे? अब यहाँ पे सेंटेंस पूछे जाएंगे और उसमें पूछेगा कि इसमें उद्देश्य बताइए क्या है और विधेय बताइए क्या है। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है। घोड़ा गाड़ी खींचता है। दूसरा, माता पिता पार्क में बैठे हैं। तीसरा, राम श्याम मोहन सोवन तथा गीता सीता आपस में खेलते कूदते पढ़ते लिखते हंसते गाते नहाते धोते। चलो, अब आपसे वो पूछेगा दो तरह के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि इन जो सेंटेंस है ये तीन, इसमें से उद्देश्य बताइए क्या है, और दूसरा पूछेगा विधेय बताइए क्या है। ठीक है, एक क्या है उद्देश्य और दूसरा क्या है विधेय बताइए क्या है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सेंटेंस में कितने उद्देश्य और कितने विधेय का प्रयोग किया है, और फिर ऑप्शन देगा एक उद्देश्य एक विधेय, दो उद्देश्य एक विधेय, या अनेक उद्देश्य अनेक विधेय। और तीसरे तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से ये बताइए सरल वाक्य कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, एक तो आपको ध्यान ये रखना है, सरल वाक्य जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं और इंग्लिश में वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, वो हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही पहचान पाते हैं। जहां एक उद्देश्य एक विधेय है सरल वाक्य होगा, जहां दो उद्देश्य दो विधेय हो या एक विधेय हो सरल वाक्य होगा, और जहां अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हैं वो भी सरल वाक्य कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, घोड़ा गाड़ी खींचता है, इसमें उद्देश्य बताओ। तो उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? कर्ता। तो अगर आप कर्ता को पहचान लोगे, कर्ता को हम उद्देश्य कहलाए। तो इसमें प्यारे दोस्तों यहां जो ये हुआ घोड़ा, ये उद्देश्य कहलाया, और ये खींचना क्या कहलाया प्यारे बच्चों? ये विधेय कहलाया। अब आपसे पूछेगा गाड़ी बताइए क्या है, और 4 ऑप्शन देगा, उद्देश्य विधेय, उद्देश्य का विस्तार या विधेय का विस्तार। तो आपका आंसर होगा गाड़ी विधेय का विस्तार है, क्योंकि वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द गाड़ी है। भाई खींची क्या जा रही है? गाड़ी। तो ये गाड़ी किसके लिए है? खींचने के लिए। तो घोड़ा कर्ता अर्थात उद्देश्य कहलाया, खींचता विधेय अर्थात क्रिया कहलाया, और गाड़ी विधेय का विस्तार कहलाया। तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। एक उद्देश्य प्लस एक विधेय, और जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो वो कहलाता है सरल वाक्य। इसका मतलब ये सरल वाक्य भी हुआ। अच्छा, आपका उसका जेल वार्डन वाला पेपर होगा मयंक यादव जी आपका है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, मेहनत करो, तैयारी करो बेटे, आप मेहनत से पढ़ते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है आप फोन कर लेना। तो माता पिता पार्क में बैठे हैं, यहाँ पे माता और पिता ये दो क्या है? कर्ता। कर्ता मतलब उद्देश्य। इसका मतलब इसमें क्या हुआ? ये दो उद्देश्य हो गए, एक तो माता और एक पिता बैठे हैं, ये क्या हो गए? क्रिया। इसका मतलब इसमें एक क्रिया हुई, एक क्रिया मतलब एक विधेय, और जहां दो उद्देश्य एक विधेय हो
वो भी कहलाता है सरल वाक्य। क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। क्लियर? इसके बाद वो पूछेगा पार्क बताओ, पार्क में क्या है, और ऑप्शन देगा उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। तो आपका राइट आंसर होगा विधेय का विस्तार, क्योंकि बैठने की क्रिया कहां हो रही है? पार्क में। ये पार्क शब्द किसके लिए आया है? क्रिया के लिए। ये किसके साथ आया है? क्रिया के लिए। तो इसलिए पार्क कहलाएगा विधेय का विस्तार। पार्क क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार। इसके बाद राम, श्याम, मोहन, सोवन तथा गीता, सीता आपस में खेलते कूदते, पढ़ते लिखते, हंसते गाते, नहाते धोते हैं। अब ये पूछेगा, सीरियस होके देके आना है आपको, ये ध्यान रखना है बेटे। ये क्लास लेना जरूरी नहीं है। अगर आप वास्तव में इन टॉपिक से, हालांकि अपने आप में ये 19 तारीख से पहले मैं सारे टॉपिक करा दूंगा जो मेन टॉपिक आपके हैं, और मैं कोशिश करूंगा जब ज्यादातर बच्चे जेल वार्डन दे रहे हैं तो जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स में अपडेट करवा देता हूँ आज। ठीक है, वो खोल के देख लेना, उससे भी फायदा होगा। क्लास नोट्स जो दिए है ना, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं, जो मैं आने वाले समय में पढ़ा रहा हूँ, उसके क्लास नोट्स ऑलरेडी मैं पहले ही दे चुका हूँ बैच के स्टार्टिंग में, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। हालांकि मैं ये करा दूंगा आपका 19 तारीख से पहले, ये जितने भी उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैं करा दूंगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ क्या है? राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता आपस में खेलते कूदते हैं। इसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन करता है, गीता, सीता करता है। अब वो पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य है? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। इसके अंदर है 6 उद्देश्य। इसके अंदर क्या है? 6 उद्देश्य है। इसके बाद पूछेगा विधेय कितने हैं? आपका हो गया ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नहीं है बेटे, 4 है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा चुका हूं आपको क्रिया। और ये क्या है? इसमें 4 विधेय। 4 विधेय मतलब 4 क्रिया, क्योंकि खेलना कूदना एक साथ शुरू होता है, एक साथ समाप्त। और जब खेलना कूदना एक साथ शुरू हुआ, एक साथ समाप्त हुआ, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाई। क्योंकि संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं होती है, दोनों एक साथ शुरू होती है, एक साथ समाप्त। ऐसे ही यहाँ पे पढ़ना लिखना एक साथ शुरू, एक साथ समाप्त। हंसना गाना एक साथ शुरू, एक साथ समाप्त। नहाना धोना एक साथ शुरू, एक साथ समाप्त। जब 2 क्रियाओं के बीच में हाइपन लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, इसी को हाइपन कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, तो समझ लो वो संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया में ही जहां 2 क्रिया एक साथ शुरू हो, एक साथ समाप्त, हम योजक चिन्ह का, हाइपन का प्रयोग करते हैं। संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया होगी, लेकिन काउंट तो वो एक ही होगी। इसीलिए यहां 8 नहीं है बल्कि 4 है। 1, 2, 3 और 1, 4। 6 उद्देश्य, 4 विधेय वाला सेंटेंस है, और ये भी कहलाएगा सरल वाक्य। ये क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। यानी कि हम उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही सरल या साधारण वाक्य की पहचान करते हैं। चाहे उसमें 50 उद्देश्य 50 विधेय हो जाए तो भी सरल वाक्य रहेगा। तो आज आपकी ये धारणा टूट गई कि सरल वाक्य एक छोटा सा सिंपल सा वाक्य होता है। बेटे मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा और यहां तक लिखता चला जाऊंगा पूरा पैराग्राफ, वो सरल वाक्य ही रहेगा। अगर मैं बनाना चाहूं सरल वाक्य, तो दिमाग में ये सेट बिल्कुल मत करो कि सरल वाक्य छोटा सा वाक्य होता है, सिंपल सा होता है। सरल वाक्य अपने आप में प्यारे बच्चों अनेक उद्देश्य, अनेक विधों के आधार पर बनता है। तो सरल वाक्य की कंडीशन ये हुई कि जहां 1 उद्देश्य 1 विधेय होगा सरल वाक्य, 2 उद्देश्य 1 विधेय तो भी सरल वाक्य, और जहां अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो, जैसे इसमें 6 उद्देश्य 4 विधेय आए, वो भी सरल वाक्य। 1 पंथ 2 काज किए हमने। एक तो सरल वाक्य की कंडीशन पढ़ ली हमने सारे, अभी हम वाक्य के भेद भी पढ़ेंगे। उसमें रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य हो गया कंप्लीट, क्योंकि सरल वाक्य किसके आधार पर होता है? वाक्य के अंग के आधार पे। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। कौन सा? एक उद्देश्य और दूसरा क्या होता है? विधेय। फिर इसमें पूछा जाएगा उद्देश्य और विधेय के आधार पे। इसके बाद में वाक्य का है तीसरा भाग, वाक्य के तत्व, अवयव। और वाक्य के तत्व और अवयव होते हैं 6, यानी कि एलिमेंट्स। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। तो ये अपने आप में क्या कहलाए प्यारे बच्चों? वाक्य के तत्व अवयव 6। जिस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, आकाश से मिलकर बना है, उसी प्रकार वाक्य भी 6 तत्वों से मिलकर बना है।
हमारा जो शरीर है कितने तत्वों से मिलकर बनता है? 5, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। पानी कितने तत्वों से मिलकर है? 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे सेंटेंस कितने तत्वों से मिलकर बनता है? उसके एलिमेंट्स कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का। वाक्य की अशुद्धि का कारण ये भी होते हैं कि उसके जो तत्व है वो उसमें होते ही नहीं है, गलत होते हैं। योग्यता। दूसरा कर्मबद्धता, क्या होता है? कर्मबद्धता। तीसरा स्पष्टता, इसी का दूसरा नाम होता है यथार्थता। क्या होता है? यथार्थता। फोर्थ होता है आकांक्षा। इसके बाद में फिफ्थ होता है सन्निधि, अत्यंत निकटता। और 6 होता है अन्वय। क्लियर? अब आपको यह ध्यान रखना है, आकांक्षा को कहते हैं इच्छा। ये क्या कहलाती है? इच्छा। सन्निधि को कहते हैं अत्यंत निकटता। क्या बोलेंगे? अत्यंत निकटता। क्लियर? अन्वय को कहते हैं सही क्रम, सीक्वेंस। ठीक है, कर्ता कर्म का निश्चित स्थान। अब यहां सेंटेंस लेते हैं, जैसे योग्यता। अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। यहां पदों के बीच में योग्यता नहीं है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि अग्नि में जलाने की योग्यता होती है। कर्मबद्धता। रावण ने राम को मारा। यहां कर्ता का और कर्म का स्थान चेंज हो गया, कर्मबद्धता नहीं है। स्पष्टता। खाता है, इसमें स्पष्टता नहीं है कि भोजन खाता है, अमरूद खाता है, ठीक है, या पंजाब नेशनल बैंक का खाता है या SBI का खाता है। आकांक्षा। राजा दशरथ के 4 थे, इसको एक शब्द की आवश्यकता है। किसकी? आकांक्षा, इच्छा है, पुत्र की। सन्निधि। राम ने रावण को मारा। यहां पे इतना गैप है, यहां इतना है, यहां इतना है, यहां इतना है, अलग अलग गैप हो गया, सन्निधि नहीं है। अन्वय। कर्ता कर्म क्रिया का निश्चित स्थान, ये क्या कहलाता है? कर्ता कर्म क्रिया का निश्चित स्थान, अन्वय। अब इसको समझने की कोशिश करो। यहां कितने अवयव है हमारे? 6। तो वाक्य कितने तत्वों से मिलकर बना? 6। शरीर के कितने तत्व होते हैं? 5, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। जब तक पदों के सार्थक मेल को हम कहते हैं वाक्य, लेकिन ये परिभाषा अपने आप में पूरी नहीं है, ये आधी अधूरी परिभाषा है। अगर मैं कहूं कि रावण ने राम को मारा, ये तो पदों का सार्थक समूह है, लेकिन ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इतिहास बात का गवाह है, राम ने रावण को मारा था। लेकिन अगर मैं यहां आके ये कहूं कि राम ने, कल आके कहूं रावण को मारा था, तो आप इसको भी वाक्य नहीं मानोगे, क्योंकि पदों के बीच में सन्निधि नहीं है। अगर मैं कहूं अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, तो आप इसको भी वाक्य नहीं मानोगे, क्योंकि अग्नि तो जलाने का काम करती है, क्योंकि इसमें पदों के बीच में, शब्दों के बीच में योग्यता नहीं है। तो वाक्य में अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं। तो वाक्य में अशुद्धि का एक कारण होता है कि उसके तत्वों का, वाक्य के तत्वों का, अवयवों का उसमें सही स्थान पर सही जगह ना होना। और वाक्य में अशुद्धि का कारण होते हैं लिंग और वचन। वाक्य में अशुद्धि के कारण होते हैं कारक और विभक्तियां, कारक चिन्ह परसर्ग। और वाक्य में अशुद्धि का कारण होती है वर्तनी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुद्ध और अशुद्ध जो वाक्य होते हैं, तो वो अपने तत्वों के आधार पर भी फिक्स किए जाते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये वाक्य अशुद्ध है, लेकिन अशुद्धि का कारण क्या है? उसमें 4 ऑप्शन देगा, योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता और आकांक्षा। तो आपको पता होना चाहिए कि योग्यता क्या है, स्पष्टता क्या है, आकांक्षा क्या है।
तो प्यारे दोस्तों, यहां अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये वाक्य अशुद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है बल्कि जलाने की योग्यता है। तो जब योग्यता ही नहीं है पदों के बीच में तो वाक्य अशुद्ध रहेगा। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, राम ने रावण को मारा, तो यह भी गलत है। यहां पे कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तित हो गया, कर्म सीक्वेंस चेंज हो गया। अगर मैं ये कहूं हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया, तो हाथी के स्थान पे घोड़े आ गए, घोड़े के स्थान पे हाथी आ गया, कर्म चेंज हो गया। जब वाक्य में कर्ता कर्म एक दूसरे के स्थान पे आ जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अगर घोड़े लंगड़े भी होंगे ना तो भी हाथी को पछाड़ देंगे। तो यहां जब मैंने कहा कि हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया तो यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें क्रमबद्धता नहीं है। अब स्पष्टता यथार्थता, जैसे मैंने कहा खाता है, आप कहोगे रोटी खाता है, मैं कहूंगा नहीं पंजाब नेशनल बैंक का खाता है। अब ये खाता है किस सेंस में आया, जब तक इसकी क्लियरिटी नहीं होगी तब तक वाक्य शुद्ध नहीं होगा। तो इसमें स्पष्टता नहीं है, यथार्थता नहीं है। जो चीज जिसके लिए फिक्स हुई है वो उसी की सेंस में प्रयोग होनी चाहिए और उसके साथ प्रयोग होनी चाहिए। इसी को स्पष्टता और यथार्थता कहते हैं। सुई का काम कपड़े को सीलना, बटन लगाने का है। आंख में खुजली हो रही है तो वहां सुई का प्रयोग नहीं करोगे। सर में खुजली हो रही है तो इससे सुई से नहीं खुजाओगे। मार्कर का काम इस व्हाइट बोर्ड पे लिखने का है, अगर मैं इससे यहां काजल लगाने लगा तो इसमें यथार्थता नहीं है, इसमें स्पष्टता नहीं है, क्योंकि ये काजल लगाने के लिए नहीं है। आकांक्षा, जहां शब्दों सेंटेंस में किसी शब्द की इच्छा बनी रहे, उसकी आकांक्षा पूरी ना हो तो भी वाक्य अशुद्ध रहेगा। राजा दशरथ के 4 थे, ये पदों का समूह है लेकिन शुद्ध वाक्य नहीं है। अब राजा दशरथ के 4 क्या थे? हाथी थे, घोड़े थे, महल थे, रानी थी, ये कुछ भी थे या नहीं थी, वो क्लियर ही नहीं है। तो यहां पे इसकी आकांक्षा को पूर्ति कौन करेगा? ये पुत्र शब्द करेगा। तो जब तक इस सेंटेंस को ये पुत्र शब्द नहीं मिल जाता तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं होगा। क्लियर? ऐसे ही प्यारे बच्चों, सन्निधि, सन्निधि क्या है? आज मैंने बोला राम ने, कल 11 बजे आके कह रहा हूं कि रावण को मारा था, सेंटेंस मान लोगे इसको? 10 मिनट पहले मैंने कहा राम ने, 10 मिनट बाद बोल रहा हूं रावण को मारा था, मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि पास पास नहीं है। तो बोलते समय और लिखते समय शब्दों के बीच में समान दूरी होनी चाहिए। शब्दों को इस तरह से उच्चारण करो, इस तरह से बोलो कि शब्दों का आपस में तारतम्य बना रहे। और जब तक वो तारतम्य टूटेगा तो लय खत्म हो जाएगी वहां पे, तो वह अशुद्ध वाक्य होगा। जैसे कई बार बहुत सारे नेता नीचे पर्ची में देख देख के बोलते हैं, भूल जाते हैं, फिर ऊपर देखेंगे सोचेंगे, फिर नीचे देखेंगे, पब्लिक चारपाई तोड़ के भाग जाती है रैली में से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बिना देखे बोल लेते हैं और पब्लिक को मजा आता है। तो राम ने रावण को मारा, यहां इतना गैप दिया, यहां पे इतना है, यहां इतना और यहां इतना, ये अलग अलग दूरी पे आए, इसीलिए ये वाक्य नहीं होगा, यह अशुद्ध वाक्य होगा। अन्वय, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले अरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। अब ये सारे शब्द किसके लिए आए हैं? ये पंक्ति कोई बताएगा? आप कहोगे लक्ष्मीबाई के लिए आए, लेकिन लक्ष्मीबाई तो कहीं शब्द आया ही नहीं इसमें। तो लक्ष्मीबाई लास्ट में आया, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसे वाली रानी थी। तो ये झांसे वाली रानी कर्ता को यहां बाद में से लेकर पूरे पंक्ति और शब्दों के अर्थ समझना अन्वय कहलाता है। कर्ता कहीं भी छिपा हो उसको वहां से निकाल के बाकी शब्दों से अर्थ निकालना और भाव समझना ही अन्वय कहलाता है। और जब तक ये 6 तत्व एक साथ नहीं उपस्थित होंगे सेंटेंस में तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। इसके बाद यहां पे अगला जो पार्ट है वो है वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों रचना संरचना, रचना व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं 3। कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं। और दूसरा होता है
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं 8। क्लियर? तो वाक्य के 2 भेद हुए, एक हुआ रचना के आधार पे, एक हुआ अर्थ के आधार पे। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होगा? एक होगा सरल या साधारण वाक्य। क्लियर? दूसरा होगा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तीसरा होगा संयुक्त या जटिल वाक्य। ये क्या होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये क्वेश्चन है, 3 भेद होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पे वाक्य का भेद नहीं है? इन 3 को छोड़ के जो आ जाए वो वाक्य का भेद नहीं है। और जबकि वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। एक तो रचना के आधार पे और एक अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। आप लोग रट्टा मारते हो, ठीक है? और जब रट्टा मारते हो तब चीजें वहां गलत होती है, पूछा कुछ जाता है, आप आंसर कुछ देते हो। चलो जी, सरल वाक्य कहाँ होगा? इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? सरल वाक्य। सरल वाक्य की कंडीशन क्या होगी? एक उद्देश्य, एक विधेय। एक उद्देश्य, एक विधेय अगर कहीं होगा, एक उद्देश्य एक विधेय, तो भी वो क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। दूसरा, 2 उद्देश्य एक या 2 विधेय, वो भी क्या कहलाया? सरल वाक्य। तीसरा, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, वो भी क्या कहलाया? सरल वाक्य। ये क्या है? अनेक उद्देश्य अनेक विधेय। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये सरल वाक्य है। एक उद्देश्य एक विधेय, 2 उद्देश्य एक या 2 विधेय, अनेक उद्देश्य अनेक विधेय। तो यहां आपको ध्यान ये रखना है, ये क्या कहलाए? सरल वाक्य। कैसे कहलाए? जैसे अभी पीछे भी आपने क्वेश्चन किए, राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक उद्देश्य है, ये एक विधेय है। माता पिता पार्क में घूम रहे हैं, ये 2 उद्देश्य 2 विधेय हैं। एक तो घूम और एक रहे, अलग अलग क्रिया है, एक सहायक क्रिया एक मूल क्रिया है। ठीक है? सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। यहाँ पे प्यारे दोस्तों, नेता और साधु करता है, सुंदर भारत का सपना देखने वाले उद्देश्य का विस्तार है,
पढ़े हैं विधेय हैं और आजकल जेल में विधेय का विस्तार है। इसमें दो उद्देश्य हैं, नेता और विधेय, और एक विधेय है। दो उद्देश्य हैं, नेता और साधु, और एक क्या है, पढ़े हैं विधेय। और ये आजकल जेल में क्या है, विधेय का विस्तार। ये क्रिया के लिए शब्द आए। सुंदर भारत का सपना देखना, ये क्या कहलाता है, उद्देश्य का विस्तार। यहाँ सपना देखना क्रिया नहीं होता है, वो अर्धचेतन अवस्था में होती है। अर्धचेतन अवस्था में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, हाँ, पागल आदमी के साथ अगर किया गया अपराध कार्य है तो माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप सपने देख रहे हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने तो रात भर बहुत काम किया है, अब थक चुके हैं। तो यहाँ क्या था, ये एक उद्देश्य एक विधेय, पहले वाली कंडीशन। दो उद्देश्य, दो विधेय या एक विधेय, दूसरे वाली कंडीशन। और इसमें क्या है, एक उद्देश्य और एक, दो उद्देश्य और एक विधेय, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, दूसरे वाली कंडीशन। अनेक उद्देश्य अनेक विधेय क्या होगा, अनेक उद्देश्य अनेक विधेय होगा। राम श्याम मोहन सोहन, गीता सुनीता बबीता कविता आपस में खेलते कूदते पढ़ते लिखते हंसते गाते नहाते धोते हैं, वो अनेक उद्देश्य अनेक विधेय सरल वाक्य हो गए। तो सरल वाक्य कैसे पहचानेंगे, उद्देश्य और विधेय के आधार पर। तो ये उद्देश्य और विधेय के आधार पर हमने क्या समझे, सरल वाक्य। दूसरा हमारा क्या है, मिश्र वाक्य। दूसरा मिश्र वाक्य, इसका दूसरा नाम क्या है, मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य कहां होगा, वाक्य में दो क्रियाएं होगी। वाक्य में दो क्रिया होगी। वाक्य में दो क्रिया होगी, दोनों परस्पर निर्भर आश्रित, दोनों क्रियाएं परस्पर निर्भर आश्रित होती है। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जहां कोई उपवाक्य आश्रित वाक्य किसी दूसरे वाक्य के साथ निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ा हो। वे कौन से समुच्चय बोधक अव्यय रहेंगे, कि इसलिए, तो, क्योंकि, ताकि, चूंकि, ज्यों, त्यों, जो, जिसने, जितनी, उतनी, जैसा, वैसा, जैसे, वैसे, उतना,
जितना आदि। इन तीन कंडीशन में से कोई एक याद रखनी है और शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, बिना इनके मिश्र वाक्य नहीं बनता है। हमने अव्यय पढ़ चुके हैं, इसीलिए आज पढ़ा रहे हैं वाक्य, क्योंकि वाक्य को इसलिए पढ़ाया गया कि वाक्य में प्रयोग होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय और निपात शब्द। और बिना संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय और निपात के वाक्य बनते नहीं है। और वाक्य में से जब तक हमें यही नहीं पता होगा संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या, क्रिया क्या, अव्यय और निपात क्या होते हैं, तब तक वाक्य नहीं समझे जा सकते। तो यानी कि मिश्र वाक्य की पहचान ये है कि वहां वास्तव में सेंटेंस में दो क्रिया होगी और एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे संबंधित होगा, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा, आश्रित होगा, डिपेंड होगा। बिना डिपेंड हुए क्रिया हो ही नहीं सकती। तो जब दो क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड हो तो वो वाक्य मिश्र वाक्य है। एक पॉइंट। दूसरा जो डिपेंड तब होगी जब आप इनमें से किसी एक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करें। और समुच्चय बोधक अव्यय हम उसे कहते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हो। तो यहां की इसलिए तो, क्योंकि, ताकि, चूंकि, ज्यों, तो, जो, जिसने, जितना, उतनी, जैसा, वैसा, ये सब क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। हाँ बता देंगे, गौरव जी जरूर बताएंगे। ठीक है, अब इसके सेंटेंस प्रयोग करते हैं। चलो क्या करेंगे, सेंटेंस लेते हैं। टाइम क्या हुआ? हाँ अभी 12 बजने में 3 मिनट है। मिश्र वाक्य कैसे होंगे जी? मिश्र वाक्य सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। घंटी बजी इसलिए सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। आप मुझे इतनी गाली दो कि झगड़ा हो जाए। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे ही निकले। ऐसा कौन हिंदी का विद्यार्थी होगा जिसने मेरा नाम ना सुना हो। वह लड़की मिल गई जो अपने दोस्त के साथ चली गई थी।
उस पंखे को उतार कर लाओ जो सालों से खराब पड़ा था। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चल दी या चली गई। जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी आमदनी उतना खर्च। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये सारे के सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? मिश्र वाक्य के। यहाँ क्या है? जैसा। ये क्या है? यहाँ पे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है? जैसा। ठीक है, तो ये क्यों है मिश्र वाक्य? शो ट्रिक क्या है इसकी जिसको आप पसंद करते हो? शो ट्रिक है इसलिए कि मैंने आपके बारे में जैसा सुना था वैसे निकले, जैसे ने जोड़ दिया। ऐसा कौन भारतीय होगा जिसने भगत सिंह का नाम ना सुना हो? ऐसा कौन भारतीय होगा जिसने चंद्रशेखर का नाम ना सुना हो? ऐसा कौन हिंदी का विद्यार्थी होगा जिसने मेरा नाम ना सुना हो? वह लड़की मिल गई जो अपने दोस्त के साथ चली गई थी, और वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो उस पंखे को उतार के लाओ जो सालों से खराब पड़ा है। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही, जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी आमदनी उतना खर्च, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये क्या बताया गया था? अभी देखना पीछे क्या था कि इसलिए तो, ठीक है, यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि फसल अच्छी होगी तो आमदनी ज्यादा होगी। तो यहाँ तो का प्रयोग हुआ है बाद वाली। यदि वर्षा होगी तो फसल बोएंगे तो अन्न पैदा होगा तो समृद्धि होगी, अर्थात उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगा। तो इनमें हमने तो का प्रयोग किया। तो जब भी कहीं हम सेंटेंस में की का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए तो, क्योंकि, ताकि, चूंकि, ज्यों, तो, जो, जिसने, जितनी, उतनी, जैसा, वैसा, अगर इनमें से किसी का भी प्रयोग किया है तो बाद वाली क्रिया पहले वाली क्रिया पर डिपेंड हो जाती है। और जहां दो क्रिया आपस में निर्भर हो, डिपेंड हो, आश्रित हो, उसका नाम होता है मिश्र वाक्य। तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? वो मिश्र वाक्य का सेंटेंस कहलाता है। अब इन सब सेंटेंसों में हमने यही तो प्रयोग किया, इनके आधार पे भी पहचान सकते हो। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? सूरज निकला अंधेरा भागना किस पर डिपेंड हुआ? सूरज के निकलने पर घंटी बजी, सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि घंटी बजी। छात्र का कमरे से बाहर आने का कारण है घंटी का बजना। तो सदा सत्य बोलो किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तो ये सदा सत्य बोलो महात्मा गांधी पे। आप मुझे इतनी गाली दो, झगड़ा। तो झगड़ा किस पे डिपेंड हुआ? गाली पे। बाद वाली क्रिया पहली पे। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे निकले। सुना था और निकले, ये डिपेंड हुआ। ऐसा कौन हिंदी का विद्यार्थी होगा जिसने नाम न सुना हो? हिंदी का विद्यार्थी होगा और नाम न सुना, आपस में डिपेंड। वह लड़की मिल गई जो चली गई थी। जो चली गई थी किस पर डिपेंड हुई? मिल गई पे। उस पंखे को उतार के लाओ जो सालों से खराब पड़ा था, उतार कर लाओ। इसमें में स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी चल दी। रेलगाड़ी का चलना, स्टेशन पर पहुंचना आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। और जहां भी दो क्रिया होते हो एक दूसरे पर आश्रित निर्भर हो जाती है, उस वाक्य को कहते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। जैसी करनी वैसी भरनी, भरनी करनी पे डिपेंड है। ठीक है,
जितनी आमदनी उतना खर्च। खर्च यहाँ आमदनी पे डिपेंड है। जहां दो क्रिया होगी और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होगी, आश्रित होगी, डिपेंड होगी, उस क्रिया का नाम होगा, वो सेंटेंस जो होगा वो मिश्र वाक्य का होगा। क्या होगा वो? मिश्र वाक्य का। तो वो मिश्रित क्रिया कहलाती है। संयुक्त वाक्य इसी का दूसरा नाम है, क्या है? जटिल वाक्य। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य वाक्य निम्न, दो या दो से अधिक उपवाक्य वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो, परंतु दो क्रियाएं निर्भर आश्रित ना हो। पहली कंडीशन, जिस वाक्य में, वो पहले तो वे तो लिख लेते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय इसमें कौन से आएंगे भाई? इसमें आएंगे और, या, अथवा, वे, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, वरन, यद्यपि, तथापि, इनका प्रयोग होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई आपके लिए संयुक्त वाक्य को पहचानने के। इसके बाद दूसरा, जिस वाक्य में दो क्रियाएं परस्पर संबंधी, दो क्रियाएं परस्पर संबंधित ना होकर स्वतंत्र हो। तीसरा, जहां कोई सरल वाक्य दूसरे सरल या मिश्र वाक्य से जुड़ा हो। उपरोक्त दिए गए समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़ा हो। उपरोक्त दिए गए समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हो। ये क्या कहलाए अपने आप में? जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हो या आश्रित उपवाक्य हो, डिपेंड रहने वाला एक दूसरे पे, लेकिन क्रिया डिपेंड ना हो, या वाक्य हो कोई भी दो सरल वाक्य, एक सरल या मिश्र हो, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हो। कौन कौन से? और, या। कौन कौन से? और, या, अथवा, वे, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, वरन, यद्यपि, तथापि का प्रयोग
समुच्चय बोधक अव्यय में होता है। और बाकी का प्रयोग कहां होता है, किसका, इनका प्रयोग कहां होता है, मिश्र वाक्य में, ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है। तो कुछ समुच्चय बोधक अव्यय तो दो क्रियाओं को डिपेंड बनाते हैं, और कुछ समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे होते हैं जो शब्दों को तो जोड़ेंगे, सेंटेंस को तो जोड़ेंगे, लेकिन क्रिया डिपेंड नहीं होगी। तो इन वाले समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग दो क्रियाओं को निर्भर, आश्रित और डिपेंड करने के लिए किया जाता है। जबकि ये वाले समुच्चय बोधक अव्यय, ये जो मैंने सर्कल में किए हैं, यहां ये दो शब्दों को जोड़ने, वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। और जब दो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ोगे तो वो संयुक्त कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड यौगिक इसलिए है क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोराइड का योग हुआ है, ठीक है, वो संयुक्त हुए हैं। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, यहां भी जब कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ता है तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। जैसे यहां पे संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य, यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। सूरज निकला और अंधेरा भागा। घंटी बजी और सभी छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। कृष्ण व सुदामा गुरु भाई थे। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, परंतु रेलगाड़ी चली गई। देखो दोस्तों, इसमें हुआ क्या है, इसमें तथापि आया है, और आया है, इसमें और है, इसमें वह है, इसमें परंतु। ये समुच्चय बोधक अव्यय है जो मैंने सर्कल किए हैं। और इन समुच्चय बोधक अव्यय के कारण यहाँ क्रिया तो डिपेंड नहीं हुई, दो अलग अलग सेंटेंस हुए। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा अलग सेंटेंस है, रेलगाड़ी चली गई अलग है, क्रिया डिपेंड नहीं हुई। ठीक है, कृष्ण सुदामा गुरु भाई थे, यहाँ सुदामा को कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए वह का प्रयोग किया गया, और सेंटेंस में दो शब्द आपस में संयुक्त हुए तो संयुक्त वाक्य बन गया। घंटी बजी, ये एक उपवाक्य है, ये एक सब सेंटेंस है, और इस सरल वाक्य को सभी छात्र कमरे से बाहर चले गए और के द्वारा जोड़ दिया गया। एक उपवाक्य एक सरल वाक्य के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्रिया डिपेंड नहीं है। सूरज निकला और अंधेरा भागा, ये एक सरल वाक्य है, ये भी एक सरल वाक्य है। दो सरल वाक्य को और के द्वारा जोड़ा गया, संयुक्त वाक्य कहलाया। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। पूरी घटना बता सकता हूं एक अलग वाक्य है, और मैं वहां नहीं था एक अलग वाक्य है, और तथापि के द्वारा इसको जोड़ दिया गया, जो कहलाया संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य कहलाया? संयुक्त वाक्य। तो आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, जहां पे दो क्रिया डिपेंड ना हो, दो क्रिया सेंटेंस में तो हो लेकिन एक के होने पे दूसरी डिपेंड ना हो। जैसे यदि बारिश होगी तो फसल बोएंगे, तो बारिश होगी तब फसल बोएंगे ना, डिपेंड हुआ। फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा, तो बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा, डिपेंड हुआ। अन्न उत्पन्न होगा तो उन्नति होगी,
अनुत्पन्न हुआ तब उन्नति होगी, तो डिपेंड हुआ। तो यहाँ पे दोनों क्रिया आश्रित थी, इसलिए तीनों सेंटेंस मिश्र वाक्य के थे। लेकिन यहां कोई भी क्रिया पहले वाली क्रिया पे डिपेंड नहीं है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। तो मिश्र वाक्य और संयुक्त में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि वहां एक क्रिया के होने पे दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां दो अलग अलग क्रिया होती है, एक दूसरे से उसका कोई लेना देना, आश्रित होना, डिपेंड होना नहीं हो पाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? दो अलग अलग सेंटेंस को, दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं संयुक्त वाक्य। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही, और आगे जो हमें करना है दोस्तों वो करना है, अब एक सेंटेंस के द्वारा मैं तीनों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या लिया हमने यहां पे? सेंटेंस लिया सूरज निकला अंधेरा भागा, सरल वाक्य। दूसरा सेंटेंस, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, मिश्र वाक्य। सूरज निकला और अंधेरा भागा, संयुक्त वाक्य। कुछ समझ में आया दोस्तों? समझ में क्या आना चाहिए आपके? यहाँ पे है अर्धविराम का प्रयोग, दो अलग अलग वाक्य है, सरल वाक्य। सूरज का निकलना, अंधेरे का भागना, ना डिपेंड है ना जुड़े हुए हैं, अलग अलग है, सरल वाक्य कहलाए। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, ये अंधेरा भागना सूरज के निकलने पे डिपेंड हो गया, और जहां क्रिया डिपेंड हो गई वो मिश्र वाक्य कहलाया। कह रहा है ना सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, कारण और कार्य मौजूद हो गए, मिश्र वाक्य हुआ, डिपेंड हो गई क्रिया। सूरज निकला और अंधेरा भागा, ये अंधेरा भागा अलग सेंटेंस, सूरज निकला अलग, और के द्वारा जोड़ दिया गया। और का प्रयोग संयुक्त में इसलिए का प्रयोग होता है इसमें, और यहां होता है अल्पविराम। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, घंटी बजी सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर चले गए, तो यहां पे आपस में ये सरल वाक्य है, डिपेंड भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है। घंटी बजी, अर्ध अल्पविराम लगाएंगे, सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर चले गए, सरल वाक्य है। घंटी बजी इसलिए सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर चले गए, मिश्र वाक्य है। घंटी बजी और सभी छात्र छात्र कमरे से बाहर चले गए, संयुक्त वाक्य। 99% संयुक्त वाक्य में और का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसमें परंतु, किंतु, लेकिन, वरन, बल्कि का प्रयोग होता है, वह, तथा, या का प्रयोग होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं 8 भेद, ये पढ़ेंगे। और पहला होता है इसमें विधानवाचक वाक्य, और इसी को कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और इसी को कहते हैं विधिवाचक वाक्य। विधानवाचक, सकारात्मक या विधिवाचक वाक्य, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसके जो पॉइंट्स होंगे ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों से लेते हैं अनुमति। धन्यवाद। ठीक है, प्रैक्टिस बैच जरूर आएगा, लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद।